नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपकी तीसरी क्लास वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा के उद्देश्य और प्रकार के बारे में चर्चा की गई है। इससे पहले अगर आपने अभी तक पहली और दूसरी क्लास को नहीं देखा तो आप जाकर के सबसे पहले उन क्लास को जरूर देखिए। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई त्रुटि अगर नजर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी त्रुटि को तुरंत सॉल्व किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, शिक्षा के उद्देश्य और प्रकार। इससे पहले आपने पहली क्लास में पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की होगी। दूसरी क्लास में पहला चैप्टर शिक्षा का अर्थ, महत्व एवं संकल्पना। आज तीसरी क्लास जिसमें आपको दूसरा चैप्टर शिक्षा के उद्देश्य और प्रकार के बारे में अच्छी तरीके से चर्चा की गई है। कौन कौन से क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है वह सभी बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं। शिक्षा के द्वारा आप क्या ग्रहण करते हैं, आपको शिक्षा देना क्या उद्देश्य है, शिक्षा को देना क्यों आपको शिक्षा दी जाती है, उसका क्या उद्देश्य है, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसका क्या रीजन है। तो उसको इन्होंने चार प्रकार से डिवाइड किया है। एक तो सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सामाजिक उद्देश्य। बाकी आप समझ लेंगे कि सामान्य उद्देश्य में क्या होता है, विशिष्ट उद्देश्य में क्या होता है, व्यक्तिगत उद्देश्य में क्या होता है। क्लियर? आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सामाजिक उद्देश्य, जो 2015, 2016 और 2019 सभी में पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा आपके लिए है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। क्लियर? तो सबसे पहले देखेंगे सामान्य उद्देश्य, शिक्षा के सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में क्या होता है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के चरित्र, व्यक्ति का व्यवहार और उसका आचरण, मनोवृत्ति, भावनाओं, विचारों और ज्ञान, इन सभी में परिवर्तन होता है। शिक्षा के द्वारा जो है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, चरित्र निर्माण होता है, आचरण में बदलाव आता है, मनोवृत्तियों में सुधार होता है, भावनाओं, विचारों और ज्ञान, इन सभी में परिवर्तन होता है। इसको आप आसानी से 4 से 5 लाइन लिख सकते हैं आसानी से। क्लियर? सामान्य उद्देश्य अगर आपसे पूछा गया तो आप आसानी से 4 से 5 लाइनें आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ समझना है कि सामान्य उद्देश्य में क्या दिया गया। फिर आता है व्यक्तिगत उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वह असामान्य उद्देश्य है, सेम इसी तरीके से है। तो नेक्स्ट देखेंगे व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य में एक संकुचित अर्थ और एक व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में क्या बताया है, आत्म अभिव्यक्ति। आत्म अभिव्यक्ति में क्या होता है, बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास अथवा प्राकृतिक विकास। व्यक्तिगत उद्देश्य में 2 प्रकार से बताया गया, इसका 2 प्रकार से अर्थ बताया गया। एक तो संकुचित अर्थ बताया गया और व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में इन्होंने बताया है कि आत्मा की अभिव्यक्ति करता है बालक, मतलब बालक का जितनी भी शक्तियां बालक के अंदर निहित हैं उनका सर्वांगीण विकास हो जाता है। प्राकृतिक विकास इसे कह सकते हैं। व्यापक अर्थ में इन्होंने बताया आत्म अनुभूति, आत्मा की अनुभूति का विकास होता है। क्लियर? सिर्फ समझने के पर्पज से ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सामाजिक उद्देश्य। 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाएगा, आप लोग आसानी से बनाकर लिख सकते हैं। सामाजिक उद्देश्य जो है आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें संकुचित अर्थ में बताया गया है कि राष्ट्र समाजवाद का विकास होता है। अगर संकुचित अर्थ में देखा जाए तो सामाजिक उद्देश्य का अर्थ क्या होता है, राष्ट्र समाजवाद से रिलेटेड होता है।
राष्ट्र समाजवाद में नागरिकता की भावना का विकास होता है। अब नागरिकता हुई तो नागरिकता में क्या विकास होगा? नागरिकता है तो इसके अंदर क्या विकास होगा? आर्थिक कुशलता, निषेधात्मक नैतिकता, विधायक कुरीतियां, इन सभी का विकास होगा नागरिकता में। समझ में आए? संकुचित अर्थ में सामाजिक उद्देश्य में बताया गया कि राष्ट्र समाजवाद का विकास होता है। राष्ट्र समाजवाद में नागरिकता का विकास होता है। अब नागरिकता की बात आई तो नागरिकता में इन 3 गुणों का विकास होता है। क्लियर? व्यापक अर्थ में इन्होंने बताया जनतंत्रात्मक समाजवाद। अब जनतंत्रात्मक समाजवाद में सामाजिक कुशलता का विकास होता है। सामाजिक उद्देश्य में देखा जाए तो शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के समर्थक जितने भी थे उनके अनुसार उन्होंने बताया कि शिक्षा का उद्देश्य जीवन की सामान्य रूप से और राज्य की विशेष रूप से भलाई करना है। जो शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के समर्थक थे उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया शिक्षा का उद्देश्य जीवन की सामान्य रूप से और राज्य की विशेष रूप से भलाई करना होता है। समाज को आप दृष्टि में रखते हुए बताइए, सामाजिक उद्देश्य राज्य की विशेष रूप से भलाई करना और जीवन की सामान्य रूप से। जो समर्थक थे उन्होंने बताया। एक लाइन और लिखी है, सामाजिक उद्देश्य की दृष्टि से व्यक्ति का संपूर्ण जीवन राष्ट्र की भलाई के लिए है, न कि केवल व्यक्तिगत भलाई के लिए। बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि सामाजिक उद्देश्य की दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन अपने राष्ट्र की भलाई के लिए, न कि व्यक्तिगत भलाई के लिए। क्लियर? इसमें आप ये भी लिख सकते हैं सामाजिक उद्देश्य में राज्य ही एक, मतलब कह सकते हैं कि राज्य ही यह निश्चित करता है कि व्यक्ति के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। राज्य को अपने नागरिकों में इस प्रकार परिवर्तन करना चाहिए कि वह राज्य के कल्याण के लिए अपने को बलिदान दे सके। इस लाइन का अर्थ मैं बता रहा हूं कि सामाजिक उद्देश्य की दृष्टि से व्यक्ति का संपूर्ण जीवन राष्ट्र की भलाई के लिए है, न कि व्यक्तिगत भलाई के लिए। तो राज्य जो होता है अपने नागरिक को इस प्रकार परिवर्तित करना चाहता है कि वे राज्य के कल्याण के लिए अपना बलिदान कर सकें। राज्य निश्चित करता है क्या उचित है, क्या अनुचित है। शिक्षा जो होती है वह ऐसा साधन है, ऐसा शक्तिशाली साधन है जो इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकती है। इसी कारण राज्य शिक्षा के लिए निश्चित विधि बनाता है। वह राज्य जो है शिक्षा के लिए एक निश्चित विधि तैयार करता है। राज्य पाठ्य विषय प्रणाली और कई सारी विधियों का निर्माण करता है। कोई भी नागरिक है राज्य की सेवा कैसे करता है, अधिकारी ही इसका निर्णय लेते हैं। किस प्रकार से वो राज्य की सेवा कर रहा है, क्या कर रहा है, इसका निर्णय जो अधिकारी होते हैं वह लेते हैं। इसी तथ्य को अगर ध्यान में रखा जाए तो व्यक्ति को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है, कोई भी बालक है, कोई भी व्यक्ति है, कि वह राज्य के प्रति भलाई की दृष्टि से देखे, मतलब राज्य का भला ही सोचे। क्लियर? इसका अर्थ आप आसानी से लिख सकते हैं कि राज्य के लिए ही भलाई करता है, व्यक्तिगत भलाई के लिए नहीं होता सामाजिक विकास। आसानी से आप 4 से 5 लाइनों से ज़्यादा लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से। मैंने थोड़ा सा बता दिया है, आप आसानी से बना करके आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ अगर आप सभी को नहीं समझ में आती, कोई भी हेडिंग है, कोई भी टॉपिक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कर दीजिए, जिससे मैं आपको दोबारा से स्पष्ट समझा सकूं। क्लियर? शिक्षा के प्रकार में एक औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा, 3 प्रकार की शिक्षाएं होती हैं। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। इसमें से तीनों शिक्षाएं लगभग इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अनौपचारिक शिक्षा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, हर एग्जाम में एक शिक्षा आपको जरूर नजर आएगी, चाहे औपचारिक हो, अनौपचारिक हो या दूरस्थ शिक्षा हो। तो तीनों शिक्षाएं आप आसानी से पढ़ लीजिए, ज़्यादा टफ भी नहीं है। सबसे पहले देखेंगे औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। क्लियर? तो इसमें देखेंगे शिक्षा यह साधन है बालक को
सप्रयत्न शिक्षा देने का कार्य करता है। शिक्षा का यह साधन मतलब शिक्षा का औपचारिक साधन जो होता है यह बालक को सप्रयत्न शिक्षा देने का कार्य करता है। इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। एक चीज क्लियर है, इसको आप याद रखेंगे कि इसमें शिक्षा की योजना पहले से ही निश्चित होती है कि यह बच्चे को पढ़ाना है, कौन सी शिक्षा देनी है। क्लियर, पहले से उसका समय निश्चित होता है, स्थान निश्चित होता है, अध्यापक कौन इस विषय को पढ़ाएगा ये भी निश्चित होता है, कौन सी विधि से, कौन सा पाठ्यक्रम, ये पहले से निर्धारित किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसके बारे में हमारे वैज्ञानिक ड्यूबे जी ने क्या कहा कि औपचारिक शिक्षा के बिना जटिल समाज के साधनों और उपलब्धियों को हस्तांतरित करना संभव नहीं है। यह एक ऐसे अनुभव की प्राप्ति का द्वार खोलती है जिसको बालक दूसरों के साथ रहकर अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। क्लियर, इसको सिर्फ आप ध्यान में रखेंगे, कहीं भी आप पूछ लिया जाए तो आप जान जाएंगे कि ये ड्यूबे जी ने कहा था कि औपचारिक शिक्षा के बिना जटिल साधनों और उपलब्धियों को हस्तांतरित करना संभव नहीं है। यह एक ऐसे अनुभव की प्राप्ति का द्वार खोलती है जिसके द्वारा दूसरों के साथ बालक रहकर अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। क्लियर, आपको याद ये रखना है कि शिक्षा का यह साधन बालक को सप्रयत्न शिक्षा देने का कार्य करता है, अर्थात शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि, पाठ्यक्रम निर्धारित होता है पहले से। औपचारिक में सारा चीज पहले से ही निर्धारित होता है। क्लियर, अनौपचारिक शिक्षा में देखेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन में शिक्षा के अनौपचारिक साधन शिक्षा को जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। शिक्षा के अनौपचारिक साधन में शिक्षा को क्या देखा जाता है कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा हमें बहुत अधिक व्यापक तथा विस्तृत प्रत्यय है। शिक्षा वास्तव में वह है जो हम अपने जीवन के अच्छे बुरे अनुभव से सीखते हैं और अनुभव व्यक्ति जीवन पर्यंत करता रहता है। कोई ना कोई आप अनुभव करते रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ आप सीखते रहते हैं जीवन पर्यंत। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब है कि व्यक्ति जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसका मानना है कि लिखना, पढ़ना या अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लेना ही शिक्षा नहीं। क्लियर, इन्होंने क्या बताया कि शिक्षा इसका ये मानना नहीं कि लिख लिए, पढ़ लिए और अक्षर का ज्ञान प्राप्त कर ली वही शिक्षा है आपके लिए, बिल्कुल नहीं। शिक्षा वास्तव में वह है जो हम अपने जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों से सीखते हैं और यह अनुभव व्यक्ति जीवन पर्यंत करता है। क्लियर, शिक्षा वास्तव में वह है जो हम अपने जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों से सीखते हैं। आप हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, वही क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा होती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। हमारे वैज्ञानिक बेंटॉक जी ने क्या बताया? शिक्षा सभी प्रकार के अनुभवों का योग है जिसे मनुष्य अपने जीवन काल में प्राप्त करता है और जिसके द्वारा वह जो कुछ है उसका निर्माण होता है। इन्होंने बताया जीवन पर्यंत कुछ न कुछ मनुष्य प्राप्त करता रहता है जिसके द्वारा वह उस समय प्रेजेंट टाइम में जो कुछ है वह उसका निर्माण करता है। क्लियर, आपको अगर वैज्ञानिक नहीं याद हो पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये याद होना चाहिए कि अनौपचारिक शिक्षा होती क्या है, औपचारिक शिक्षा क्या होती है और दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? जिसमें समय, स्थान, अध्यापक, विधि, पाठ्यक्रम सारा चीज पहले से ही निर्धारित होता है। क्लियर, अनौपचारिक में क्या होता है? इसमें से यह जीवन पर्यंत चलती रहती शिक्षा। क्लियर, इसमें आप अपने जीवन के जितने भी अच्छे बुरे अनुभव हैं उन सभी से सीखते हैं और अनुभव यह जो है व्यक्ति जीवन पर्यंत लगातार करता रहता है। बस इतना आपको याद रखना है कि आप जीवन पर्यंत जो शिक्षा सीखते हैं उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं और जिसका पहले से ही निर्धारित होता है पाठ्यक्रम, समय, स्थान, अध्यापक, विधि, वह औपचारिक शिक्षा होती है। क्लियर, फिर नेक्स्ट आता है लास्ट, दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ नाम से स्पष्ट है कि दूर दी जाने वाली शिक्षा। जैसे आप YouTube के जरिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप कहीं पर भी बैठे, यूपी के किसी भी कोने में कहीं भी आप बैठे, आप ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं? दूरस्थ शिक्षा। किसी भी, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हैं, ब्रिटेन के कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं।
यह एक वरदान सिद्ध है, हम लोगों के लिए एक वरदान के रूप में कार्य करता है। अब हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, कितनी भी दूर हैं आसानी से आप पढ़ रहे हैं। इसमें आपको बताने की जरूरत ही नहीं कि दूरस्थ शिक्षा क्या होती, नाम से स्पष्ट है कि दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, इंपॉर्टेंट भी है आप सभी के लिए। पहली लाइन में लिखा है दूरस्थ शिक्षा का अर्थ है दूर रहकर शिक्षा को प्राप्त करना। क्लियर? दूर रहकर शिक्षा को प्राप्त करना। इसके अंतर्गत शिक्षा प्रदान करने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले के मध्य दूरी होती। मैं जैसे शिक्षा आपको प्रदान कर रहा हूं और आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, दोनों के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस है। इसको आप समझिए सिर्फ कि इसके अंतर्गत शिक्षा को प्रदान करने, मैं आपको शिक्षा प्रदान कर रहा हूं, आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आपके बीच में, हमारे बीच में बहुत सारी दूरी है। इसे दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। पहले क्या होता था, परंपरागत शिक्षा जब थी तब गुरु शिष्य एक दूसरे के आमने सामने होते थे, जबकि दूरस्थ शिक्षा के आदान प्रदान करते समय गुरु शिष्य एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। आप हमें देख सकते, नहीं देख सकते। क्लियर? उसी को क्या कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। होलबर्ग जी ने क्या कहा था, होलबर्ग जी ने क्या कहा था, दूरस्थ शिक्षा अध्ययन की अनेक पद्धतियों में से एक है जो प्रवक्ता कक्ष में उपस्थित अध्यापकों के लगातार पर्यवेक्षण से रहित है एवं जिनमें वे सभी अध्यापन पद्धतियां सम्मिलित हैं जिनमें मुद्रण, यांत्रिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, मुद्रण के द्वारा शिक्षा प्राप्त की जाती है। क्लियर? जस्ट अभी हमने बताया कि इसमें दूरस्थ शिक्षा में क्या होता है, शिक्षा प्रदान करने की कई सारी इसमें विधियां सम्मिलित होती हैं, परंतु अध्यापक छात्र का इस शिक्षा पद्धति से कोई संपर्क नहीं रहता। विभिन्न संप्रेषणों का प्रयोग किया जाता है इसमें। क्लियर? कुछ समझ में आया? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, इसकी एक दो विशेषताएं जो आप अपने मन से लिख सकते हैं। विशेषताओं में आप क्या लिखेंगे, इस पद्धति में क्या होता है, आमने सामने बैठकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न है। इस पद्धति में आमने सामने बैठकर अध्ययन नहीं किया जाता, ये इसकी विशेषता ही है। इस पद्धति में सेल्फ स्टडी मतलब स्व अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अगर आप वहाँ पढ़ रहे हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, मैं कुछ कह भी नहीं सकता। तो इस पर स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी की आदत आप डालिए। सेल्फ स्टडी पर अधिक बल दिया जाता है और इस पद्धति के अंतर्गत अध्ययन के दौरान विद्यार्थी एवं अध्यापक में सीधा संपर्क संभव नहीं हो पाता। विशेषताओं को आप समझिए आसानी से। सबसे पहला विशेषता मैंने क्या बताया, आमने सामने बैठकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न है। इसमें आमने सामने बैठकर अध्ययन नहीं किया जाता। दूसरा क्या मैंने बताया कि स्व अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है, सबसे ज्यादा स्व अध्ययन पर बल दिया जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत क्या होता है, विद्यार्थी अध्यापक में सीधा संपर्क नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसा होता है, 2 वे, द्विमार्गी संप्रेषण के द्वारा विद्यार्थी व अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित कर अध्ययन में होने वाली बाधाओं को दूर किया जाता है। दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों और अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित होता कैसे, संबंध स्थापित करने के लिए दूरदर्शन है, रेडियो है, VCR है, CD है, प्लेयर है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, यूट्यूब आदि के माध्यम के द्वारा किया जा सकता है। आप आसानी से 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। इसमें 4 से 5 पॉइंट में मैंने आपको बहुत ही इजी पॉइंट बता दिए हैं कि विद्यार्थी अध्यापक में सीधा संपर्क नहीं हो पाता है, विद्यार्थी अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, CD प्लेयर, VCR, दूरदर्शन आदि की जरूरत पड़ती है। आमने सामने बैठकर अध्ययन नहीं करते हैं। इसमें सेल्फ स्टडी पर जोर दिया जाता है। किस स्टडी पर, सेल्फ स्टडी पर जोर दिया जाता है। क्लियर? 4 से 5 पॉइंट आप आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर? अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। कोई भी प्रॉब्लम, कहीं भी कोई भी त्रुटि अगर नज़र आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, वह आपकी त्रुटि हल की जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।